सो चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो जो टॉर्क है वो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो हमने इससे मैथमेटिकली हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख चुके हैं। ठीक है कि हमारे पास अगर एक डोर है, ठीक है, तो अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो एक तरफ से वो फिक्स है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वो फिक्स होता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट पॉइंट। ठीक है, या हिंग। ठीक है, तो दूसरी साइड से उसके पास उसमें हमारे पास एक हैंडल होता है। ठीक है, जहाँ से हम उसे पुश या पुल करते हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हम उसे पुश या पुल करते हैं, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है जहां पर हम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर यू अप्लाई द फोर्स इज मोमेंट आर। ठीक है, and this force is actually perpendicular to this vector r, moment r. ठीक है, when you apply the force to the door, and the vector of force is perpendicular to the vector of moment r. ठीक है, तो ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे पास एक साइन थीटा का एंगल अपेयर होता है। ठीक है, तो देयर मे बी सम एंगल व्हिच इज लेस देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो for sin 90 is one which is obvious, and this number is shows the maximum torque. ठीक है, the maximum moment of force. ठीक है, टॉर्क का मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज होती है, दूसरी डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो हमने टॉर्क के बारे में ये कुछ बातें पढ़ी थी। इसका इसका हमारे पास एक्सप्रेशन था, टॉ इज इक्वल टू, टॉ से इसे डिनोट करते हैं, क्रॉस आर है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। फोर्स और आर जो है वो हमेशा आपस में राइट एंगल अगर हो तो मैक्सिमम उनके अंदर टॉर्क होता है। ठीक है, और राइट से कम होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू साइन थीटा नंबर विल बी चेंज। ठीक है, तो कुछ बातें थी मजीद जो हमने डिस्कस की थी, अब मैं उन पे दोबारा नहीं जा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम की हमें कंडीशन मालूम है कि मेकिंग यूज ऑफ टर्निंग इफेक्ट द फोर्स ऑन इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो फोर्स जो है वो मस्ट बी बैलेंस, यानी नो रिजल्टेंट फोर्स, एंड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन इट मस्ट आल्सो बी बैलेंस्ड, सो नो रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, दोनों बातें इसमें अगर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि द ऑब्जेक्ट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, sorry, it is in equilibrium, and if the resultant force act on an object, it will start to move off in the direction of the resultant force. Similarly, if there is a resultant turning effect, it will start to rotate. ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, रिजल्टेंट टॉर्क चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने और बातें देखी थी, वो हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी फर्दर जो कि हम अब देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमने देखा था। ठीक है, अब मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हमने ये चीज़ें हम वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में देख चुके हैं, लेकिन पहले मैं इस पैटर्न को आपको समझाऊंगा। जब ये पैटर्न हमारे समझ में आ जाएगा तो फिर हम देखिएगा हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो टॉर्क, जहां पर टॉर्क होता है वहां पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल शीशा है, उसके एक तरफ एक वेट है और दूसरी तरफ भी एक वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेट है और फिर इस पॉइंट पर एक वेट है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पर वेट जो है वो अगर इम्बैलेंस होगा तो वहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क किस तरह होता है और उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। इफ दिस सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर ये सीसा, अगर ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा, जिसमें एक पाइवट पॉइंट है, एक रॉड है, इस पे मैसेज है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन हमें कहती है, हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड, ठीक है, it is in
equilibrium, it is in balance. The total clockwise movement about a pivot, ठीक है, total clockwise movement about a pivot equal to the total anti-clockwise movement about that pivot, ठीक है। तो अब ये बात क्या है, इसको जरा देखने के लिए हम इस तस्वीर को देखते हैं कि हमारे पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस तरह की। जब ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉक अगर इस तरह मूव करता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो ये क्लॉक की तरह मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पाइवेट है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट इन साइड होगा इस तरह, और जो अप साइड होगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, डाउन साइड होगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ठीक है। और ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, ये बाहर वाले, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे हमेशा, ठीक है। ये बात हमें देखनी है, ठीक है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी रोटेट करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, ठीक है, या रोटेट नहीं भी करता, अगर आप इसे इम्बैलेंस करते हैं तो ये रोटेशन शुरू कर देगा, ठीक है। और जो रोटेशन है वो एक जस्ट लाइक ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा ना ऊपर अप साइड की तरफ, ठीक है, और ये डाउन साइड मूव करेगा, ठीक है, और ये अप साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये अप साइड मूव करेगा और ये डाउन साइड मूव करेगा, तो इस तरह की रोटेशन को हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली रोटेशन और ये वाली रोटेशन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इन साइड जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो मूवमेंट है ये कौन सी है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमने ख्याल करना है इसका, ठीक है। अच्छा, अच्छा, रिमेंबर दैट द मूवमेंट मूवमेंट यानी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेट। इस पाइवेट से जहां तक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस को d1 कहते हैं, ठीक है, यानी ये F1 फोर्स है। तो F1 फोर्स का जो डिस्टेंस है पाइवेट से वो कितना है, d1 है, ठीक है। F2 फोर्स है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू पाइवेट वो d2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ग्रीन लाइन हमें नजर आ रही है। इस वाले ऑब्जेक्ट F3 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d3 है, यानी पाइवेट से लेके F3 तक, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस है और इन सब की फोर्सेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितनी भी टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज जो है उसे बराबर रखना है क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, अब जरा वो नीचे आ जाए आप। हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी है, सिर्फ ये वाली टॉर्क क्लॉकवाइज है F2D2, ठीक है। तो F2D2 हमने इधर रख दिया, और जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो सारी इधर रख दी, यानी F1D1, ठीक है, ये वाली टॉर्क, ठीक है, और ये वाली टॉर्क, ठीक है, जिसमें मैं डबल टिक किया है, ये डबल टिक किया है, और मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार वाली जो टॉर्क है ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जो अ, ये वाली टॉर्क है जिसमें मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ जिसके ऊपर, ठीक है, एक स्क्वायर ऐसे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर के साथ वाली टॉर्क है, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज के, तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले d1 आ गई, ठीक है, और फिर d2 वाली आ गई, यानी τ1 प्लस τ3, ये बराबर है τ2 के, ठीक है। तो ये हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हमेशा हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करेंगे, वहां से फिर हम चीजें करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको फर्दर डायग्राम को इलस्ट्रेट कर देता हूँ कि इन द अबव डायग्राम F2 इज अप्लाइंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, F2 क्लॉकवाइज मूवमेंट है, F1 F3 जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये तो आसान सा एक प्रॉब्लम है कि हम बार बार कर चुके हैं, चलो एक दफा फिर देख लेते हैं, ठीक है। ये जो खातून एडल्ट है, ठीक है, वो मैं इसका जो डिस्टेंस है पाइवेट से वो 0.3 मीटर है। इस बच्चे का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो शो नहीं करा, इसका वेट इतना है, यानी एफ इतना है। और इसका एफ, मैं इसको चले F1 कह देता हूँ, इसका F1 है, और ये F2 है, ये हमें गिवन है। D2 हमें नहीं मालूम, हमें मालूम करना होगा यकीनन, ठीक है। और D1 हमें गिवन है 0.3। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में ये कहता है पेरेंट एंड अ चाइल्ड आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ अ प्लेग्राउंड सीजर, द पेरेंट वेट 690 न्यूटन, द चाइल्ड वेट 140 न्यूटन, द अडल्ट सेट 0.3 फ्रॉम द पाइवेट, ठीक है। पाइवेट से इतना दूर है, कैलकुलेट द डिस्टेंस द चाइल्ड मस्ट सिट फ्रॉम द पाइवेट फॉर द सीसा टू बी बैलेंस्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आप ये बताएं कि वो डिस्टेंस कितना होगा जिस पर सीसा बैलेंस हो जाए, बच्चा बैठा हो। यकीनन इस खातून का वेट यानी इस वुमेन का वेट ज्यादा है और इस चाइल्ड का वेट कम है, तो इसको दूर बिठाएंगे हम,
जितना दूर बिठाएंगे इतना डी ज्यादा होगा, और इसकी टॉर्क जो है वो, इसका डी कम है, इसका डी ज्यादा है, इसका एफ ज्यादा है, इसका एफ कम है। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो किस क्या होगी, T1 इज इक्वल टू टीटा, इसकी टॉर्क। ठीक है, सो टॉर्क 2। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, ये बैलेंस्ड भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड में क्या होता है, दोनों तरफ की टॉर्क बराबर होती है। दोनों तरफ की टॉर्क बराबर होती है तो इसका मतलब क्या, F1 बराबर है F1 D1, ये बराबर है F2 D2 के। ठीक है, और एंगल जो है आर और यानी डी, या डी को आप आर कह लें। ठीक है, डी और एफ के दरमियान वो 90 है, तो साइन 90 जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो हम साइन 90 यहाँ पे यूज इसलिए नहीं करते इस तरह के प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइन का एंगल हम यूज नहीं करते, साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो अब हमें चाहिए D2। ठीक है, D2 हमें निकालना है, तो D2 F2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, F1 D1 डिवाइड बाय F2। ठीक है, और F1 जो है वो 690 है, D1 0.3 है, F2 जो है 140 है। देन यू मल्टीप्लाई डिवाइड दिस आंसर्स एंड द आंसर विल बी, ये सोल्यूशन है पूरा इसका। वो आप इस सोल्यूशन को इस तरह भी कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने किया है, यानी आप इसमें स्टेप वाइज किया हुआ है, कैलकुलेट टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इसने सारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, और फिर अ, उसका रिजल्ट निकाला है डी, जो 1.48 मीटर आएगा। ठीक है, आप उसको तरतीब से बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1.48 मीटर। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.48 मीटर। ठीक है, अच्छा इससे अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने इसको डिस्कस करना चाह रहे थे और फिर हमने सोचा था इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कहता है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, एक सीलिंग से आपने अटैच कर दिया, एक मीटर रूल है। अब मीटर रूल का जो मैस होता है वो बैलेंस्ड होता है, उसका सेंटर ऑफ मैस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी अगर 0 से 100 है तो इसका सेंटर ऑफ मैस किस पॉइंट पर होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें आप इसे, सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो 50 पर है। ठीक है, तो इसका जो वेट है, क्योंकि सारा का हमें मालूम है कि वेट जो है वो कंसंट्रेट करता है, यानी मैस सारा सेंटर ऑफ मैस पे कंसंट्रेट करता है, उसका वेट जो है वो 50 फिर हम देखते हैं। ठीक है, और दिस पॉइंट जहां से इसे हमने हैंग किया, ये क्या है, पाइवेट कहलाता है। ठीक है, तो पाइवेट जो है वो 34 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, तो इस वाले का हमने, इस पूरे रूल का हमने मैथ इधर लगा दिया। ठीक है, और जो यहाँ से हमने वेट अटैच किया वो 4 पॉइंट पे किया, ये 5 है। ठीक है, यहाँ तक 5 होता है तो ये 4 पे किया। ठीक है, 4 पॉइंट पे किया। ठीक है, तो 4 पर हमने मैथ अटैच किया। तो उसके बाद हम कहते हैं रूल बैलेंस व्हेन अ 75 ग्राम mass is hang from one end of the rule। तो 75 ग्राम अगर आप यहाँ से हैंग करते हैं, तो हंग करते हैं, तो 4 पे, और फिर पाइवेट पे 0.34 पर है, और वेट उसका 50 पर लाया करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाइवेट जो है उसकी पोजीशन 34 है। ठीक है, पाइवेट पोजीशन इज एट 34 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि मीटर रूल जो है वो यूनिफॉर्म है, मीनिंग जिसका वेट जो है वो कहाँ पर है, 50 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अच्छा, अब 50 यानी डिस्टेंस बिटवीन पाइवेट एंड द सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो कैसे आप निकालेंगे, ये 0.34 पर है, ये 50 पर है, 50 - 34, तो 50 - 34 यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, या आप कैलकुलेट भी करके सकते हैं, 50 माइनस, ठीक है, ये 50 है और ये 34 है। उसके बाद हम कहते हैं कि वेट ऑफ द रूलर प्रोड्यूस द क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ से एंटी क्लॉक हमें मालूम है, जब इधर से डाउन करते हैं हम, तो अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आऊंगा तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है,
तो वेट ऑफ द रूलर प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, वेट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो हमारे पास क्या किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है वेट, यानी उसका एफ, यानी एफ मल्टीप्लाई बाय, मैं ये रूलर रूलर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो रूलर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मुझे टॉर्क चाहिए, ठीक है, हम ऐसे T2 कह देता हूँ या टॉ2 कह देता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे पास फोर्स आ गई इसकी, अ, यानी इसका वेट आ गया, ठीक है, वेट ही इसका फोर्स है, ठीक है, और साथ में मेरे पास इसका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम पाइवट टू द पॉइंट वेयर वी अप्लाई द फोर्स। तो उस डी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यानी F2 और D2 कह देते हैं, चलिए। तो F2 जो है वो mg है, मास ऑफ द रूलर, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और D2 जो है वो 16 है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये टॉर्क आ गई, ठीक है। दूसरा जो पोजीशन है वो हम देखते हैं कि जो 75 ग्राम मास है, ठीक है, एक्स डाउनवर्ड एट 4 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मार्क पर है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पाइवेट, यानी 34 माइनस 4, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है। तो 34 - 4 जो है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो D1 आ गया वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो जितनी भी मूवमेंट एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो इस ब्लॉक से आ रही है हमारे पास, जो 75 ग्राम का, ठीक है। तो हम इसकी T टॉ 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है F1 D1, ठीक है, और F1 हमारे पास, सॉरी, F1 हमारे पास है mg, ठीक है, तो m हमारे पास है 75, ठीक है, ग्राम, ठीक है। मैंने अब इसे ग्राम में ही रहने दिया है, ठीक है, और g जो है वो हमारे पास g ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि हम CGS सिस्टम में चल रहे हैं, यानी डिस्टेंस सेंटीमीटर में और मास जो है वो ग्राम में, हमने इसको नहीं चढ़ा क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, जब इसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वेट है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो टी, ये सॉरी टॉ 1 टॉ 2 के बराबर है, और टॉ 1 जो है वो 75 G 30 है, और टॉ 2 जो है वो mg 16 है, ठीक है। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये m के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो m जो है वो बराबर होगा 75 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अच्छा, ये मैथ हमने क्योंकि ग्राम में ही रखा था 75, तो हमें इसका मैथ भी, जो रूलर है इसका मैथ भी हमें, यानी मीटर रूल जो हमने यूज किया, इसका मैथ भी हमें ग्राम में मिलेगा, वो 141 ग्राम का है, ठीक है। तो आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम था, अगर हम देखें कि हमें हमें एक, हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है, और कोई हमसे कहता है कि इसका मैथ कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट एक थ्रेड लेनी है, ठीक है, एक कोई कोई धागा सा, कोई स्ट्रिंग सा ले, और उसको उस पे एक पत्थर का वेट करें, पहले उसे बांध, उसको उधर हंग कर दें, ठीक है, वहां से लटका दें, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर, और जस्ट यही प्रोसीजर फॉलो करें जो अभी हमने किया है, तो आप इस उस स्केल का आप मैथ निकाल सकते हैं। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने इसके मैथ निकाले कि 141 ग्राम का ये मीटर रूल है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम हम अभी हम मजीद हम नेक्स्ट लेसन में इसके एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे, इसके और मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वो भी हमने देखनी है, साथ साथ 5 एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज देखेंगे, तो मजीद हम हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप अपने जो भी सवाल हैं वो मुझे आप सेंड कर दें, ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, शुक्रिया।